हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपना अच्छा से अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों 2023 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और आपके पास मौका है कि अपने माँ बाप के सपनों को क्या करे, साकार कर दे। खूब जम के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और हताश और निराश मत होइएगा दोस्तों, आपको बार बार हम ये कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना जो एमसीक्यू चल रहा था हम लोग का। कहता है कि अत्यंतिक बिटों का इस्तेमाल पहली बार किस राष्ट्रपति ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दरोगा में आया हुआ भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अत्यंतिक बिटों को कहते हैं अब्सोल्यूट बिटो। ठीक है दोस्त, अब्सोल्यूट बिटो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहली बार अत्यंतिक बिटों का इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का बिटो पावर होता है, इसको याद रखिएगा। पहला जो होता है अत्यंतिक बिटो, पहला जो राष्ट्रपति के पास होता है अत्यंतिक बिटो। दूसरा जो होता है राष्ट्रपति के पास, ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, निलंबनकारी बिटो। और जो तीसरा जो है याद रखिएगा पॉकेट बिटो या जेबी बिटो। ठीक है, पॉकेट बिटो या जेबी बिटो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बिटो होते हैं राष्ट्रपति के पास। तो याद रखिएगा अत्यंतिक बिटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ दे आपसे कि निलंबनकारी बिटो को पहली बार किस राष्ट्रपति ने प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा हमारे मिसाइल राष्ट्रपति, याद रखिएगा एपीजे कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, अगर पूछ देगा कि पॉकेट बिटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा पॉकेट बिटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे सर, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। तो ये तीनों बिटो का इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति को आप दिमाग में रखिएगा। याद रखिएगा अत्यंतिक बिटो, निलंबनकारी बिटो और पॉकेट बिटो, काफी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, इसको लिखिएगा जरूर से। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षाओं में आने की संभावना रखता है, याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। देखिएगा अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 आपको पता है दोस्त, आपको पता है कि अनुच्छेद कोई भी, देखो कोई भी जो बिल होते हैं लोकसभा से पारित होते हैं और राज्यसभा से पारित होते हैं और राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति साहब जैसे ही उस बिल पर सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो बिल क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को 3 पावर है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को 3 पावर है, याद रखिएगा। आपको एक सिंपल सा बात बता रहे हैं कि मान लीजिए कि यह संसद है, तो आपको पता है ना कि संसद जो है, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। संसद कितने लोगों से मिलकर बना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, लोकसभा इधर में हो गया राज्यसभा, और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति हो गए। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को क्या पावर है, तो याद रखिएगा यदि कोई बिल लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से पारित हो गया और वो कहां गया, राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति को इस बिल के संदर्भ में अनुच्छेद 111 के तहत 3 शक्ति प्राप्त है। पहला जो प्राप्त है कि वह बिल को क्या कर सकता है, वह बिल को लौटा सकता है, वह बिल को क्या कर सकता है, लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, कि भैया इसको ठीक ठाक करके फिर से मेरे पास भेजो। ठीक है, तो याद रखिएगा जब राष्ट्रपति किसी बिल को लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, इस बिटो को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी बिटो, यानी कुछ दिन के लिए उस बिल को वो सस्पेंड कर देता है। निलंबनकारी बिटो यानी कि जिस बिल को राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, उसको क्या कहते हैं, निलंबनकारी बिटो। तो एक पावर राष्ट्रपति के पास यह है कि वह बिल को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है कि फिर से इसको पुनर्विचार करके मेरे पास भेजिए, तब इस पर हम सिग्नेचर करेंगे। तो ऐसे बिटो को हम कहते हैं निलंबनकारी बिटो। और अत्यंतिक बिटो तो देखिए, और दूसरा जो है, दूसरा है कि वह बिल पर अनुमति दे देगा।
दूसरा वो क्या करेगा, वह बिल पर अनुमति दे देगा, तो अनुमति दे देगा तो बिल कानून हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो इसके पास पावर है कि वह बिल पर अनुमति नहीं भी दे सकता है, वह बिल पर अनुमति नहीं भी दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता है। तो याद रखिएगा दोस्त, वह बिल पर अनुमति नहीं दे सकता है, यानी कि संविधान में यह कहीं भी नहीं वर्णन है कि राष्ट्रपति के पास जो बिल सिग्नेचर करने के लिए आता है उस बिल पर राष्ट्रपति कब तक अनुमति देगा। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि जब वो बिल पर अनुमति नहीं दे सकता है तो कोई समय सीमा नहीं है। तो याद रखिएगा, आप एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये सभी अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं आपको कि एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक, ठीक है, याद रखिएगा, एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक। समझिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक और एक होते हैं सरकारी विधेयक। आपको बता देंगे इसी में कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, यानी अत्यंतिक वीटो क्या होता है, और पॉकेट वीटो क्या होता है। तो गैर सरकारी विधेयक हो गया और एक हो गया सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक उसको कहते हैं दोस्तों जिसको कोई बिल जब मंत्री नहीं पेश करे लोकसभा या राज्यसभा में तो उसको कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो मंत्री नहीं है, इसका मतलब कि वो क्या है कि नॉर्मल सदस्य है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बात समझ रहे हो। तो कोई अगर गैर सरकारी विधेयक कोई विधायक सांसद पेश करता है और उस बिल को, यानी कि गैर सरकारी विधेयक जब कोई सदस्य लोकसभा राज्यसभा का पेश करता है और जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर कोई अनुमति नहीं देता है तो वो क्या हो गया, अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, ठीक है। और यदि कोई सरकारी विधेयक, यानी जब कोई विधेयक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं देता है तो वो हो गया क्या, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास किया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है किस आयोग के सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद, यह है याद रखिएगा अंतरराज्यीय परिषद, यानी किस आयोग के सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, इनमें से कोई नहीं। जान लीजिए सर, यह भी काफी वीवीआई है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस आयोग के सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, सरकारिया आयोग। देखो दोस्त, पूंछी आयोग ने भी अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने के बाद किया था और राजमन्नार आयोग ने भी किया था, लेकिन फाइनली सरकार ने सरकारिया आयोग में जो सिफारिश था कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, तो सरकार ने सरकारिया आयोग के रिपोर्ट के आधार पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर दिया। दोस्तों एक चीज आपको बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है। याद रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है दोस्त, जैसे क्या होता है, इसका काम क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को मजबूत करना। जैसे आप देखते हो कि कोई ना कोई राज्य का केंद्र सरकार से क्या हो जाता है, टसल चलता है। केंद्र सरकार कहता है कि आप ऐसे कीजिए और राज्य सरकार कहता है कि ऐसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी केंद्र सरकार क्या कहता है कि उसको राज्य सरकार के सिपाही पर भरोसा नहीं होता है तो अपना सीआरपीएफ गिरा देता है, कहता है कि भैया ये जो हिंसा हुई है आपके राज्य के सिपाही से और पुलिस से कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ सीआरपीएफ गिरा देंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कहता है कि आप मेरे मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, क्यों सीआरपीएफ गिरा रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी मुद्दा है जिससे केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब राज्य मजबूत होगा तभी केंद्र मजबूत होगा और एक मजबूत देश का निर्माण होगा। तो केंद्र और राज्य संबंध बेहतर बनाने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषद बनाने की बात कही गई थी और सरकारी आयोग ने बोला कि केंद्र और राज्य में संबंध तभी अच्छे हो सकते हैं जब एक परिषद बनाओ, और वो परिषद क्या करेगा कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में सुधारने के लिए सिफारिश देगा और केंद्र सरकार उस पर क्या करेगा, अमल करेगा और केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या होगा, बेहतर होगा। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया और याद रखिएगा अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया।
यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 263 में है। इस चीज को जान लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं राष्ट्रपति। इसको भी याद रखिएगा। फिर पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है और दरोगा में भी आया हुआ है, याद रखिएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बेहतर करना। केंद्र व राज्य के बीच संबंधों को बेहतर करना। देखिए, केवल एक दो बातें करने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि डायरेक्ट वन लाइन नहीं पढ़िए, कुछ कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखिए, ताकि परीक्षा में मान लीजिए पूछ देगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का क्या उद्देश्य है, तो क्या मारिएगा? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बेहतर करना। और ये पूरा डाटा आपके दिमाग में बॉस होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल से लेकर गठन तक सबको दिमाग में रखना है मेरे भाई। ठीक है, ये सब याद रख लेना। देखो, ये राजमन्नार आयोग ने क्या बोला था, ये सब भी आगे चलो जानेंगे, लेकिन ये सब जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। अमीबा की भोजन ग्रहण करने की विधि है ये। अमीबा की भोजन ग्रहण करने की विधि कौन सी है? एक्सोसाइटिस, एंडोसाइटिस, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा, क्या होगा? एंडोसाइटिस होगा। क्या होगा? एंडोसाइटिस। देखिए दोस्त, जो अमीबा होता है ना सर, जो अमीबा होता है एक प्रकार का जीव है, और ये अमीबा की जो आकृति होती है इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, कोई शेप में नहीं होता। और ये जीव है, तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोशिका पढ़ेंगे, बहुत जल्द हम लोग कोशिका पढ़ेंगे, तो कोशिका में क्या होता है कि जैसे कोशिका में केंद्रक होता है अंदर में, और ये क्या करता है? पूरा कोशिका को नियंत्रण करता है। और ये जो होते हैं कोशिका भित्ति होते हैं। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेल वॉल, और इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होते हैं, सेल मेम्ब्रान। ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, जो एनिमल सेल होते हैं, उसमें एनिमल सेल में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और जो आपको जंतु में क्या होती है? जंतु के कोशिका में क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। यानी कि याद रखिएगा, जो जंतु की कोशिका होती है, जंतु की जो कोशिका होती है, जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि ये सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो उसके जगह पर कौन होता है? उसके जगह पर कोशिका झिल्ली होता है। तो यहीं पर आपको बात बता दे, तो ये जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, यानी इसमें एक ही कोशिका है, और इसमें जो है दोस्तों, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये जीव है, जंतु है। तो याद रखिएगा, ये जो जंतु है, इसके जो बाहरी आवरण है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। और मान लीजिए कोई भोजन यहां पर है, अब ये जीव इस भोजन को कैसे ग्रहण करेगा? तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली को अपना ये फैला देगा और इसको अपने अंदर क्या कर लेगा? खींच लेगा इस भोजन को। और इसी प्रक्रिया और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटिस। यानी जब अमीबा अपने कोशिका झिल्ली के माध्यम से भोजन को अपनी ओर क्या कर देता है? खींच लेता है, और इस विधि को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटिस। तो याद रखिएगा, अमीबा का भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है? एंडोसाइटिस है। तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, पूछता है एक और परीक्षा में कि अमीबा का प्रचलन अंग, यानी कि अमीबा जो है अपना गति कैसे करता है? तो याद रखिएगा, अमीबा में जो प्रचलन अंग है उसको कहते हैं कुटपाद। कुटपाद कहते हैं, इसको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि जो स्यूडोपोडिया, यानी कि अमीबा जैसे हम लोग अपने पैर से चलते हैं ना,
तो उसी तरीके से जो अमीबा में जो प्रचलन अंग है उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया या कुटपाद, तो याद रखिएगा। और उसका जो भोजन ग्रहण करने की विधि है उसको कहते हैं एंडोसाइटिस। ये भी दरोगा में पूछ चुका है कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, तो क्या मारिएगा सर, कुटपाद या स्यूडोपोडिया। प्रचलन को हम लोग कहते हैं लोकोमोशन, ठीक है। और उसको भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होगा, एंडोसाइटिस। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और अमीबा की आकृति कैसी होती है, इरेगुलर होती है, कोई शेप नहीं होता, अनियमित होता है, ठीक है। चलिए, किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली नहीं होती है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और यह है गोल्जी बॉडी। कौन सा बॉडी, गोल्जी बॉडी। मेरे भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली नहीं होती है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। तो याद रखिएगा गोल्जी बॉडी इसका आंसर होगा। मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपको बताया कि ये हो गया कोशिका और ये हो गया केंद्रक, और कोशिका में ढेर सारा क्या होते हैं, कोशिका में ढेर सारा कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, ठीक, केंद्रक तो रहता ही है, कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। तो याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। और केंद्रक में भी क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। यानी कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें कौन सा झिल्ली पाई जाएगी, तो दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। और याद रखिएगा सर, काफी इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन, तो याद रखिएगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसमें क्या क्या हो गया, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली। और याद रखिएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। फिर आप याद रखिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है। आपको फिर कहते हैं रिक्तिका, वैक्यूल्स, रिक्तिका। और एक और याद रखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपद्रवी जालिका, ठीक है। ये सभी जो होते हैं दोस्तों, इसमें कैसी झिल्ली होती है, तो सिंगल झिल्ली होती है। इस सब में कैसी झिल्ली होती है, तो सिंगल झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली होती है। तो ऐसे करके प्रश्न आएगा, तो चुपचाप दिमाग में रखिएगा कि केंद्रक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। और याद रखिएगा गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिका और अंतःपद्रवी जालिका में क्या होती है दोस्त, सिंगल झिल्ली होती है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया ऐसा कोशिकांग का नाम बताओ जो जिसमें कोई झिल्ली नहीं होता है, मतलब बिना झिल्ली का होता है, तो याद रखिएगा वो भी है आपके पास राइबोसोम, राइबोसोम और सेंट्रियोल, इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है, नथिंग। ऐसे याद कीजिएगा, ये एनसीईआरटी का डाटा है सर। और एकदम से ये सब तो बिल्कुल जितना भी बताए एकदम से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कि 70S राइबोसोम होते हैं, 80S राइबोसोम किसमें होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आगे कहता है कौन सी धातु रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, मतलब क्लॉट करने में। ये दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, जस्ता, बताओ सर क्या होगा। मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, जस्ता, इसमें कौन सा धातु रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है सर जी? इसका आंसर होगा कैल्शियम। देखिए आपको बता देते हैं रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन से चीजें जिम्मेवार है। आपको पता है सर कि ब्लड जो होते हैं, ब्लड रक्त दो प्रकार के होते हैं, रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं रक्त कणिका, ठीक है। एक होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं रक्त कणिका। और रक्त कणिका 3 प्रकार के होते हैं, इसमें होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब लाल रक्त कणिका,
WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पसल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, और तीसरे नंबर पे होते हैं प्लेटलेट्स। दोस्तों प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा जो होता है पूरे जो रक्त होते हैं एक वयस्क में, एक वयस्क मानव शरीर में यानी पुरुष में अगर स्वस्थ है तो 5 से 6 लीटर खून होते हैं, और एक वयस्क महिला जो स्वस्थ है उसमें 4 से 5 लीटर लगभग खून होते हैं। तो ये जो है याद रखिएगा कि प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन। और ये जो फाइब्रिनोजन याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, याद रखिएगा प्रोथ्रम्बिन, ये जो दो प्रकार के जो प्रोटीन हैं ये भी ब्लड का स्कंदन करते हैं, रक्त का स्कंदन यानी क्लोटिंग करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। अगर विटामिन में पूछेगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है तो विटामिन के। अगर धातु में पूछेगा तो क्या होगा, धातु में हो जाएगा कैल्शियम। तो आपको इकट्ठा इतना जानकारी दे दिए है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि प्रोटीन में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, और अगर विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के, अगर धातु में पूछेगा तो कैल्शियम। ये सभी रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये सभी रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना नॉटिकल है सर, नॉटिकल है, नॉटिकल मील होती है। ये दरोगा में नहीं, ये बीपीएससी में भी आया हुआ है और ये दरोगा में भी आया हुआ है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना नॉटिकल मील होती है। 24 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इसमें से होगा सर 12 नॉटिकल मील। एकदम दबा के मारिए 12 नॉटिकल मील को। आपको पता है कि ये जो है, ये हमारा जो है प्रदीपीय भारत है, क्योंकि ये हमारा जो टोटल भारत में 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं। एक हो गया गुजरात, एक हो गया इधर में महाराष्ट्र, ठीक है, और इधर में हो गया गोवा, ठीक है, इधर में हो गया गोवा, और गोवा के नीचे में कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे में क्या होगा, केरल। ये हो गए पश्चिमी घाट पे स्थित समुद्र तटीय राज्य 5 गो, और पूर्वी घाट पर है, याद रखिएगा कौन कौन। इधर में कौन हो जाएगा, याद रखिएगा यहां पर पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उड़ीसा। फिर उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद है तमिलनाडु। यानी भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र तट से लगता है। तो याद रखिएगा समुद्र तटीय वाले 9 राज्य हैं, 5 जो है पश्चिमी घाट में और 4 जो है पूर्वी घाट में, याद रखिएगा। तो हमने क्या पूछा है कि प्रादेशिक जल सीमा, देखिए ये हमारा आधार बिंदु है, यहां से समुद्र शुरू हो रहा है। तो आधार बिंदु से याद रखिएगा, आधार बिंदु से 12 नॉटिकल मील, ये जो होते हैं नॉटिकल मील, यानी समुद्री दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, नॉटिकल मील से नापते हैं। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आधार से 12 नॉटिकल मील को हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा। और इस जल सीमा पे भारत का पूरी तरीके से क्या होता है, कब्जा होता है, याद रखिएगा। और 12 नॉटिकल मील से, यानी कि यहां आधार से आगे आ जाइए, टोटल ये 24 नॉटिकल मील, इसको कहते हैं संलग्न जल क्षेत्र। क्या कहते हैं, संलग्न जल क्षेत्र, याद रखिएगा ये सब संलग्न जल क्षेत्र। और इस पर क्या होता है कि इस पर क्या है कि 12 नॉटिकल मील में तो क्या है कि भारत सरकार का पूरा, यानी हमारे देश का उसमें पूरा अपना कब्जा होता है। 24 नॉटिकल मील जो हमारा संलग्न जल क्षेत्र है, यहां क्या इसका काम है कि ये सरकार का काम है कि इस जो 12 नॉटिकल मील जो समुद्री दूरी है संलग्न जल क्षेत्र, इसका सर सफाई करना। और सर सफाई करने के कारण आप इस एरिया में कोई अगर जहाज इंटर करता है, पानी का जहाज, तो उससे क्या कर सकते हैं, भारत सरकार आपको सीमा शुल्क ले सकते हैं। और यहां से आधार से अगर यहां तक आ जाओ तो इसको हम लोग कहते हैं 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जान लीजिए। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, इसकी दूरी कितना होती है आधार से? 200 नॉटिकल मील। और इतना दूरी में यानी 200 नॉटिकल मील में अगर समुद्र में कोई भी खनिज है, पेट्रोल है, उसको जो है हमारा देश उसको क्या कर सकता है? उस पे मतलब उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसको खनन से प्राप्त कर सकता है, और यहाँ द्वीप का भी निर्माण कर सकता है। द्वीप अगर यहाँ पर है तो यहाँ जनसंख्या भी बसा सकता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कोई रिसर्च का भी काम कर सकता है। कहां तक? तो 200 नॉटिकल मील वाला जो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां पर रिसर्च भी कर सकता है, वहां के खनिज को भी प्राप्त कर सकता है। अगर वहां पे द्वीप है तो उस द्वीप पर अपनी जनसंख्या को भी बढ़ा सकता है। तो याद रखिएगा, प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील, संलग्न जल क्षेत्र 24 नॉटिकल मील और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील। एकदम से इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जिसका सीमा समुद्र तटीय है, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अब ये पूछ देगा कौन सा राज्य के समुद्र जो तट है वो सबसे लंबा है, तो याद रखिएगा गुजरात। और दूसरे नंबर पे किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो है आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पे किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तमिलनाडु सर, दम याद रखिएगा। वेरी गुड क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सी रक्त कणिका अपना आकार बदल सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रक्त कणिका अपना आकार बदल सकती है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स, लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पसल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स, ये तीनों में कौन अपना आकार बदल सकता है? बताइए। इसका सर जी आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। आपको बताया था सर कि अमीबा जो है, अमीबा की आकृति कैसी होती है? इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, बिना शेप का होती है। तो डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कर्पसल्स की भी जो आकृति होती है अनियमित होती है, यानी कि वो अपना आकार क्या करता है? बदलते रहता है, याद रखिएगा। क्योंकि आपको बताए थे कि रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा, एक होते हैं रक्त कणिका यानी कि ब्लड कर्पसल्स। और रक्त कणिका 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है इसकी आकृति अनियमित होती है, अपना आकार को बदल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए, कुल्लू घाटी कहां स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बृहद हिमालय, धौलाधर, बृहद हिमालय, पीर पंजाल है ये, बृहद हिमालय, नागर टिब्बा, इनमें से कोई नहीं। आप हमको बताइए क्या आंसर होगा, मतलब कुल्लू घाटी कहां स्थित है? याद रखिएगा, बृहद हिमालय और धौलाधर इसका आंसर होगा। दोस्तों ये जो घाटी है कि मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ में ऐसे है, ये से जो नीचे वाला गड्ढा है, नदियां यहाँ बह रही है और यहाँ पर वो घाटी का निर्माण कर देती है। ठीक है, नदियां अब जा रही है तो भैया काटते हुए जाएगी ना, तो यह घाटी का निर्माण कर दे रही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो बृहद हिमालय और धौलाधर। मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा, आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से जो है परीक्षा में आपका प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको आप याद करके रखिएगा। देखिए क्या है, समझिएगा कि ये जो है आपको पता है कि इधर में क्या है, लद्दाख है और इधर में जम्मू कश्मीर। तो हमारा जो हिमालय है, हिमालय जो है कुछ इस तरीके से है, तलवार की आकृति की भांति आपका बृहद हिमालय है। ठीक है, तो इसको है बृहद हिमालय, तो याद रखिएगा ये हो गया बृहद हिमालय। और याद रखिएगा बृहद हिमालय के पास जो है आपको, उसके बाद पहले क्या होता है, हिमालय को जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ऊपर वाला भाग क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, फिर हो गया बृहद हिमालय, फिर हो गया लघु हिमालय और फिर हो गया क्या, शिवालिक। तो ये जो है दोस्तों, ये जो लघु हिमालय है ये छोटे छोटे खंडों में पहाड़ियों में बटा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको हम बहुत एक अच्छा बात बताने जा रहे हैं और इसको फिगर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको यहां पर हम बात बता रहे। ठीक है, देखिए यहां पर हो गया बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय यानी बड़ा हिमालय। ठीक है, और यहां पर जो है याद रखिएगा दोस्त
कि छोटी छोटी पर्वत की श्रेणियां हैं, इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक है। और यहां पर जो है बृहद हिमालय के नीचे यानी कश्मीर, यहां पर क्या है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी है जिसको हम लोग कहते हैं कश्मीर घाटी। याद कर लीजिएगा, VVIS को लिख लीजिएगा। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सा घाटी है, कश्मीर घाटी, ठीक है। ये चूंकि पूरा बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय और धौलाधर, याद रखिएगा, बृहद हिमालय और धौलाधर के बीच में है, याद रखिएगा, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी है, इसको भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और बृहद हिमालय, और यहां पर उत्तराखंड में आइएगा, उत्तराखंड में आइएगा यहां पर, तो यह है नागा टिब्बा, यह है नागा टिब्बा, ठीक है। और याद रखिएगा जो लघु हिमालय जो नेपाल साइड में चला गया है, तो याद रखिएगा यह है महाभारत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी। यहाँ हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर, और यहाँ कश्मीर में है, याद रखिएगा कश्मीर, कश्मीर में कौन सा है, पीर पंजाल, ठीक है। और इसी में आपको तो याद रखिएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी, बृहद हिमालय और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी, और याद रखिएगा नीचे में कौन है, नागा टिब्बा। तो नागा टिब्बा, तो बृहद हिमालय और नागा टिब्बा के बीच में है मसूरी घाटी, मसूरी घाटी, ठीक है। और बृहद हिमालय और बीच नीचे में है कौन, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो बृहद हिमालय और महाभारत के बीच में कौन सा घाटी है दोस्त, तो काठमांडू घाटी। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो बोलिए, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी, बृहद हिमालय और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी, बृहद हिमालय और नागा टिब्बा के बीच में मसूरी घाटी, बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में काठमांडू घाटी। याद कर लीजिएगा मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए। आपको वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है दोस्तों। तो अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा तो लगातार आप थोड़ा सा शेयर ओवर कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब जो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नंगा पर्वत, नामचे बरवा, ठीक है, नामचे बरवा, ठीक है, एवरेस्ट और मकालू का बताइए क्या होगा। ये एसएससी में हालांकि प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एसएससी, बहुत सारे एग्जाम में भी आए हुए हैं। आपका क्या आंसर होगा इसमें, इसमें जो आंसर होगा दोस्त ये होगा नामचे बरवा। आपको अभी हम बताए कि आपको जो है थोड़ा सा आपको जो है आपको बताने का हम प्रयास किए हैं। देखिए ये जो है यहां से मान लीजिए कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय जो तलवार की भांति जो है ऐसे आपका यहां तक है, यानी कि इधर में जो है नंगा पर्वत, यानी कि हिमालय का जो सबसे पश्चिमी भाग है वो है नंगा पर्वत, और हिमालय का जो सबसे पूर्वी भाग है उसको हम लोग कहते हैं नामचे बरवा, ठीक है। और नामचे बरवा आपको पता है सर कि इधर में तिब्बत है, और तिब्बत रेंज में ये अरुणाचल प्रदेश के पास है, लेकिन ये पूरी तरीके से कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तिब्बत। तो हिमालय के सबसे पूर्वी जो पश्चिमी भाग है वो नंगा पर्वत, और हिमालय का जो सबसे पूर्वी भाग है वो है नामचे बरवा। पूर्वी चोटी कौन है, नामचे बरवा। और यहीं पर हिमालय यू टर्न कर जाती है। तो याद रखिएगा इधर में एक देश है म्यांमार, और म्यांमार में जो हिमालय है उसको हम लोग कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं सर, अराकान योमा। तो याद रख लेना, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नामचे बरवा और सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत, और हिमालय यहीं पर नामचे बरवा के पास यू टर्न मारती है, और हिमालय म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं दरोगा में, बीपीएससी में, सभी एग्जामों में आते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो ऊर्जा का पिरामिड याद रखिएगा हमेशा सीधा होता है। दोस्तों आपको पता है कि जो यहाँ पर जो है सबसे पहले यानी सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है, उत्पादक का, जो उत्पादन करते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए ये सब, तो सबसे ज्यादा संख्या किसका है, उत्पादक का। याद रखिएगा उत्पादक के बाद जो होते हैं इसको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कौन खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ये जो आपकी आकृति है ये कैसा पिरामिड बन रहा है? सीधा। तो याद रखिएगा ये जो होता है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा क्या होता है दोस्तों? सीधा होता है। और याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिरामिड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा उत्पादक की संख्या ज्यादा होती है, उसके बाद इसको खाया प्राथमिक उपभोक्ता, उसको खाया द्वितीयक उपभोक्ता, उसको खाया तृतीयक उपभोक्ता, तो संख्या दिन पर आगे कम होती जाती है। तो याद रखिएगा ये जो पिरामिड बन जाता है ये कैसा बन जाता है? सीधा एकदम से। अच्छा एक चीज अगर पूछेगा कि ये जो है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे इसको समझेंगे, ठीक है। कियोटो प्रोटोकॉल कब आया? कियोटो प्रोटोकॉल कब आया? 1992 में, 1997 में, 1987 में, 2011 में? क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, कियोटो प्रोटोकॉल आया था 1997। कियोटो जो है, कियोटो जो प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा जो कियोटो प्रोटोकॉल है मेरे भाई, ये जो है ये आया था 1997 में। याद रख लेना है कियोटो जो है ये जापान में है, और यहां पर जो है, चूंकि आप जान रहे हो कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वह किस तरीके से वातावरण में गर्मी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। तो कियोटो प्रोटोकॉल में ये बात कहा गया था 1997 में कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करते हुए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करते हुए जलवायु परिवर्तन को रोकना, जलवायु परिवर्तन को रोकना। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा 1992 इसमें क्या हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा यह हुआ था 22 अप्रैल 1992 को हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और कहां हुआ था मेरे भाई? तो रियो डो जेनेरो में हुआ था, रियो डो जेनेरो में। और ये कहां पर पड़ता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा ब्राजील में पड़ता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। सौंदरानंद और कादम्बरी है ये, सौंदरानंद और कादम्बरी पुस्तक कौन लिखे है? अश्वघोष, वान भट्ट, राजशेखर और भारवी, कौन लिखे हैं? बताइए। इसमें जो आंसर होगा याद रखिएगा अश्वघोष, ठीक है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके जो पुस्तक है सौंदरानंद, ठीक है, दूसरा है कादम्बरी, और जो तीसरा है याद रखिएगा सारीपुत्र प्रकरण। ये तीनों किताब, और एक और है आपका बुद्ध चरितम। कौन है? बुद्ध चरितम। और ये सभी पुस्तक कौन लिखे हैं सर? ये सभी लिखे हैं अश्वघोष। और अश्वघोष की, और ये बुद्ध चरितम कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ये सचिवालय में आया हुआ था। ऐसा पढ़ो मेरे भाई कि उसका पूरा बायोडाटा निकाल दो, ठीक है। तो याद रखिएगा सौंदरानंद, कादम्बरी, सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरितम, ये सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। और किसके द्वारा लिखे गए हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। याद रखिएगा वान भट्ट की पुस्तक कौन है? हर्षचरित्र। कौन है? हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र जो है याद रखिएगा हर्षचरितम है, और ये वान भट्ट। और ये एक चीज और याद रखिएगा, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और हर्षचरितम का लेखक है वान भट्ट, और ये किसके दरबार में रहते थे मेरे भाई? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा राजशेखर का पुस्तक भी पूछे जाते हैं। तो राजशेखर के कौन पुस्तक है? तो कपूर मंजरी। याद रखिएगा मेरे भाई, कौन है? कपूर मंजरी पुस्तक कौन लिखे है? राजशेखर। और ये भारवी, ये कौन है? भारवी। और भारवी का भी एक पुस्तक है मेरे भाई, और भारवी का पुस्तक का क्या नाम है? किरात जूनियम। और ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि किरात जूनियम पुस्तक कौन लिखे है? तो भारवी लिखे है।
तो ये सभी याद करके रखिएगा, यहां से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं प्राचीन काल के पुस्तकों में, याद रखिएगा। आगे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा दाएं से बाएं। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि किलाक्षर लिपि होती थी, ऐसे दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, यानी कि दाएं से बाएं इसका क्या होगा, आंसर होगा। कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी, याद रखिएगा। इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहते थे, इसको किलाक्षर लिपि भी कहते थे, इसको ब्यूस्ट्रोफेडोन लिपि भी कहते थे। तो याद रखिएगा ब्यूस्ट्रोफेडोन। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, सॉरी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, याद रखिएगा। फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती थी। और इसकी जो आकृति थी ये सर्पिलाकार थी, और इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं, इस लिपि को किलाक्षर लिपि भी कहते हैं, इसको किलाक्षर लिपि भी कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को ब्यूस्ट्रोफेडोन भी कहते हैं। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्या होगा, दाएं से बाएं। आगे आइएगा, नांगलपुर नगर किसने बनवाया, याद कीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, याद रखिएगा ये सब जो है बताइए। और एक यहां पर कर लीजिएगा कृष्ण देव राय, क्या कर लीजिएगा, कृष्ण देव राय। तो इसमें क्या आंसर होगा कि नांगलपुर नगर किसने बनाया था, तो याद रखिएगा कौन होगा, कृष्ण देव राय। ठीक है, आपको पता है सर कि जो संगम वंश है या विजयनगर जो पूरा साम्राज्य है उस पर जो राजवंशों का क्रम था वो कैसे था, एक तो था, अच्छा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक रहे वो कौन रहे दोस्त, तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पहला जो वंश होगा विजयनगर में, याद रखिएगा ये संगम वंश होगा, संगम वंश के बाद सुलू वंश होगा, सुलू वंश के बाद तुलु वंश होगा, ये कभी कभी मिलाने के लिए देता है। और इसी तुलु वंश के थे कौन, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर नांगलपुर नगर बसाया था। कृष्णदेव राय, ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, कि बीपीएससी में याद नहीं आ रहा है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कृष्णदेव राय का एक पुस्तक है अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद, ये जो है ये तेलुगु भाषा में है, तेलुगु भाषा में है। और ये किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, तो लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। और याद रखिएगा एक और इनकी पुस्तक है जाम्बवती कल्याणम, कौन सी पुस्तक है, जाम्बवती कल्याणम। और ये कौन सी भाषा में है, संस्कृत में। और ये दोनों के लेखक कौन थे, कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। और इन्हीं के दरबार में कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था, डोमिंगो पायस और बारबोसा। ठीक है, ये दोनों यात्री किसके दरबार में आए थे, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। तो अमुक्त मलयाद तेलुगु भाषा में लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक कृष्णदेव राय, जाम्बवती कल्याणम भी कृष्णदेव राय, नांगलपुर शहर अपनी मां के नाम पर कृष्णदेव राय ही बनाए थे, डोमिंगो पायस और बरबोसा ये सभी जो है ये जो पुर्तगाली यात्री किसके दरबार में आए थे, कृष्णदेव राय। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकटक झील, अष्टमुडी झील, वेबनाड झील, कोलोरी झील, कौन सा इसमें आपको झील ऐसा लग रहा है जो मीठे पानी की झील है, बताइए। देखिए ये जो है इसमें जो होगा लोकटक झील जो है ये मीठे पानी की झील है। बाकी ये सभी झील जो है दोस्तों ये लैगून झील है। आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा मैपिंग करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें समझते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा शॉर्टकट में ही, तो इसको याद रखिएगा कि जो अष्टमुडी झील है, याद रखिएगा जो अष्टमुडी झील है वो कहां पर है,
अष्टमुडी झील जो है याद रखिएगा केरल में है। याद रखिएगा वेम्बनाड झील, ये भी कहां पर है? केरल में। वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है वो कौन है? वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील कैसी झील है? तो याद रखिए कोलेरू लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून है, ठीक है। और आपको कोलेरू झील जो है याद रखिएगा, कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है और ये भी कैसी झील है? तो लैगून झील है। और याद रखिएगा यहाँ पर जो लोकटक झील है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर में यहाँ पर कौन सा झील है? लोकटक झील है, जो उत्तर पूर्व का यानी कि उत्तर पूर्व का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक झील। और लोकटक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामा जाओ है। याद रखिएगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, याद रखिएगा ये कहां पर है? तो मणिपुर में ही है। और कौन सा झील में राष्ट्रीय उद्यान है? तो लोकटक झील में है। तो याद रखिएगा केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील, और ये सभी कहां है दोस्तों? मणिपुर। तो ये उत्तर पूर्व भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है दोस्तों? तो वुलर झील है। और ये जो वुलर झील है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा? लोकटक झील। और पूरे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा? वुलर झील। और पूछेगा कि सबसे लंबी झील कौन है? तो सबसे लंबी झील जो है याद रखिएगा वेम्बनाड झील है। और अष्टमुडी झील केरल, तो वेम्बनाड झील सबसे लंबी है, ये केरल में है और ये लैगून है, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, सिक्किम में एक चोलामू झील है। सिक्किम में कौन सा झील है? तो चोलामू झील है। और चोलामू झील जो है याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील। और कहां पे है दोस्तों? तो सिक्किम में है। तो इसको भी आप याद करके रखिएगा, परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। किस भारतीय क्षेत्र की सीमा से सबसे ज्यादा लगती है? किस भारतीय क्षेत्र की सीमा चीन से सबसे ज्यादा लगती है? तो इसको आंसर आप बताइए क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? लद्दाख। आपको पता है सर कि अगर आप देखा जाए तो आपको एकदम आइडिया रखना चाहिए कि जो है मान लीजिए कि इधर में क्या है, इधर में चीन है, तिब्बत वाला एरिया है, आपको पता है। और ये जो है आपका क्या है? चीन है। अब यहां से चीन से कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं? तो आपको पता है भारतीय क्षेत्र में इधर हो गया लद्दाख, ठीक है, यहां पर हो गया हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं लगता, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद लगता है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। और इधर हो गया सिक्किम, और इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, एपी कर दे रहे। तो इतने जो क्षेत्र है इसकी सीमा जो है आपको चाइना से लगता है, भारतीय क्षेत्र का। और इसमें से सबसे ज्यादा सीमा किसका लगता है चाइना के साथ? लद्दाख का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। कहता है निम्न में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और आपको क्या करना है कि बस आराम से देखना है और जो नहीं जानते हैं उसको लिखना है, और बीच बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। याद रखिएगा किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? कोलंबिया, केन्या, युगांडा है, युगांडा और तंजानिया। बताइए किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? कोलंबिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया। क्या होगा मेरे भाई? एकदम सटासट बताइए, सटासट एकदम जोश में। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तंजानिया। दोस्तों आपको बता देते हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, और इस तरह के क्वेश्चन दुर्गा में आया हुआ है। आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इधर तो मान लो कि आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका है, और इधर में क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में 3 देश हैं जिससे विषुवत रेखा क्या करती है या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा ऊपर में कोलंबिया, ऐसे भी पूछ देगा कि किस महाद्वीप से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील। तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में 3 देश, ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 देशों से गुजरती है आपका विषुवत रेखा। फिर यहां पर आओगे तो क्या है सर जी? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। तो जैसे ही अफ्रीका में ये रेखा गुजरेगी
तो याद रखिएगा यहां पर एक जगह है साओ टोम, साओ टोम और प्रिंसेप, साओ टोम और प्रिंसेप है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और नीचे में याद रखिएगा गैबोन है, याद रखिएगा नीचे नीचे में क्या है, गैबोन। ये सभी अफ्रीका में, ये सभी कहां पर, अफ्रीका में। तो याद रखिएगा कौन कौन, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में साओ टोम प्रिंसेप, और नीचे में क्या होगा, गैबोन। और जैसे ही अंदर में जाएगी तो कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, ये सभी याद कर लीजिएगा मेरे भाई, कांगो रिपब्लिक। और कांगो रिपब्लिक के जस्ट नीचे में है कांगो लोकतांत्रिक, ये अलग अलग देश है, कांगो लोकतांत्रिक, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेगी इधर तो याद रखिएगा ऊपर में है युगांडा, ऊपर में है युगांडा, और नीचे में क्या है, केन्या, नीचे में क्या है, केन्या। और इधर में जस्ट आओगे तो क्या है आपका, सोमालिया, क्या है, सोमालिया। तो इतना अफ्रीका से, ये कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। और उसके बाद एशिया में आ जाएगा तो एशिया में याद रखिएगा मालदीप, मालदीप। फिर उसके बाद क्या है, इंडोनेशिया, मालदीप है, इंडोनेशिया है एशिया में। और याद रखिएगा किरिबाती, कौन है, किरिबाती, याद रखिएगा मेरे भाई। इतने सारे देशों से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, ध्यान देना है। कौन कौन, अगर पूछेगा दक्षिण अमेरिका में तो कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील। अफ्रीका में साओ टोम प्रिंसेप और गैबोन। उसके बाद कांगो रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है, मालदीप, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो याद रखिएगा टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 देशों से आपका भूमध्य रेखा क्या करती है, गुजरती है। यह भी डाटा आप दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। चलिए आते हैं, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, यह है पोर्ट ब्लेयर। ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पोर्ट ब्लेयर होगा, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। गांधीनगर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और गुजरात में तो जानते ही है गिर राष्ट्रीय पार्क, काफी एकदम विश्व प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों का ये घर भी है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गुजरात में, याद रख लेना इसको, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तो आपको राष्ट्रीय पार्क बहुत सारा लिखवाए हैं, फिर भी एक दो का नाम आपको हम लिख देते हैं। कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कुनो, जहां से जो है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीता मंगाकर यहाँ रखा गया है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क। भाई साहब ये राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य याद करके जाइएगा, दरोगा में हम लोग स्पेशल क्लास भी इस पर लेने वाले हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसको लगातार पूछते रहता है यार, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 29 अगस्त, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर है, ये याद रखिएगा 4 दिसंबर। यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, क्या होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जान लीजिएगा कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। घोर के पी जाइएगा सर, ये रेगुलर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर नौसेना दिवस। अगर पूछेगा खेल दिवस 29 अगस्त, किसके सम्मान में सर, तो मेजर ध्यानचंद के, याद रखिएगा, सम्मान में, जिसको हॉकी का जादूगर जिनको कहा जाता है। और अभी हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर भी क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इस बार का किसको मिला है, शरद अंचत कमल को, शरद अंचत कमल को इस बार का मिला है अवार्ड, याद रखिएगा। आगे आते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761, 14 फरवरी 1761,
14 मार्च 1761, 14 अप्रैल 1761। हम 14 का लाइन लगा दें भाई जी, बताइए, बड़ा क्लोज आंसर होगा। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा क्या, 14 जनवरी 1761। ठीक है, 14 फरवरी मत लगा दीजिएगा, वैलेंटाइन डे है उस दिन, याद रखना है। तो 14 फरवरी 1761। ठीक है, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ किसके किसके बीच में हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली यानी ये अफगानी थे, अफगानी था, और इस युद्ध में ये अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठों की हार हो जाती है। और इस युद्ध के विजय से अंग्रेजों का भारत पे शासन करने का रास्ता क्या हो जाता है, खुल जाता है। तभी तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध जीतकर अंग्रेज भारत में अपना झंडा क्या कर देते हैं दोस्तों, गाड़ देते हैं, याद रखिएगा। और फिर हम 15 अगस्त 1947 को झंडा को हम लोग उखाड़ के फेंक भी देते हैं और आजाद भी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा आगे की ओर। ठीक है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन, क्या होगा, याद रखिएगा। इसमें कितना दिन होगा, 24 दिन। आपको पता है सर कि जो दांडी एक जगह है, दांडी, ठीक है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसे महक परी कहा जाता था, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, जीनत महल, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसे महक परी कहा गया, तो याद रखिएगा महक परी कहा गया इसमें से बेगम हजरत महल को। थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता था, महक परी। अगर आपसे पूछ देगा कि महल परी किसको कहते थे, ठीक है, तो महल परी कहा जाता था झांसी की रानी को, याद रखिएगा, झांसी की रानी को महल परी कहा जाता था। तो ये भी परीक्षाओं में काफी पूछ दिए जाते हैं। चलिए आगे आते हैं कि मुद्रास्फीति के बारे में क्या सही नहीं है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती है, मुद्रा का मूल्य लगातार घटता जाता है, वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इसमें से सही आंसर क्या होगा, मुद्रास्फीति के बारे में क्या सही नहीं है, आप इसको बताने का प्रयास कीजिए। तो इसमें जो सही नहीं है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ये गलत है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो मुद्रास्फीति होती है ना, जो मुद्रास्फीति होती है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पैसा का प्रवाह मार्केट में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती है। भैया पॉकेट में पैसा रहेगा तो जो भी रेट बोलेगा उसको हम रखने के लिए, लेने के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो याद रखिएगा वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और मुद्रा का मूल्य लगातार घटता जाता है, यानी जो मुद्रा का जो मूल्य है वह घट जाता है दोस्तों। मान लीजिए कि ये जो पेन है, इस पेन को हमने 10 रुपया में लिया और कल ही इस पेन को हम 20 रुपया में लिए, तो ये वस्तु का जो है, वस्तु का भाव बढ़ गया, बट मुद्रा का भाव क्या हो गया, गिर गया। तो याद रखिएगा यहां पर वही कह रहा है कि मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, लगातार घटता जाता है, और वस्तु और सेवाओं की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि पैसा का फ्लो मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा प्रवाह है। तो याद रखिएगा मांग बढ़ जाती है, जब पॉकेट में पैसा रहेगा तो कुछ भी मांगेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, तो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। सभी सही है, लेकिन मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ऐसा गलत है। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति के बारे में क्या है, ये गलत है। आगे आइए, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहां स्थित है। बिहार से भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो दरोगा में, चाहे बीपीएससी में तो आता ही है, काफी अच्छा खासा आता है, दरोगा में भी एक दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहां पर है, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। नाम से लग रहा है कि राजस्थान में होगा, दरोगा में फंसा दिया था, याद रखिएगा। मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग राजस्थान मार दिए थे। उसने पूछा था कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, राजस्थान लगा दिया, क्योंकि नाम से वही है। लेकिन यहां पर इसका आंसर क्या होगा, पश्चिमी चंपारण होगा। अच्छा, बेगूसराय में कौन सा झील है, कांवर ताल झील। ठीक है, कांवर ताल झील है, और ये बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, याद रखिएगा। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन है, तो याद रखिएगा कांवर ताल झील है। मुंगेर में कौन सा एक भीम बांध अभयारण्य है, भीम बांध अभयारण्य कहां पर है,
तो याद रखिएगा भीम बांध अभयारण्य जो है मुंगेर में है, इसको याद रखिएगा। आगे जो है भारत के नए सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो याद रखिए कौन बने हैं, राजीव कुमार, अनिल चौहान, ऋतुराज अवस्थी, आर वेंकटरमणी। क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा अनिल चौहान होगा, क्योंकि हमारे भारत के पहले सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत। भारत के पहले कौन थे, बिपिन रावत। तो इसको भी याद रखिएगा। इनका मृत्यु नीलगिरी के पहाड़ियों में जब वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। राजीव कुमार कौन से पद में है अभी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करके रखिएगा। ऋतुराज अवस्थी क्या है, तो अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं। और आर वेंकटरमणी कौन है, अभी हमारे भारत के महान्यवादी हैं। हमारे भारत के महान्यवादी अभी कौन है, तो याद रखिएगा आर वेंकटरमणी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने टोटल 25 आपका जो एमसीक्यू, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको लाने का प्रयास किया, उसके साथ ही फुल हमने डिस्कशन भी दिया ताकि आपको परीक्षा के लिए अच्छा होगा। दोस्तों अगर हमारा प्रयास हमारे चैनल का अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी हौसला बढ़ाओ यार, ताकि हम भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन ला सके, अच्छा कंटेंट दे सके। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।